नमस्कार, जय हिंद। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं शशांक आप सबका स्वागत करता हूं हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जहां पे कि मैं डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। वेलकम टू आवर चैनल स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम देखते हैं 20th मई का करंट अफेयर्स। लेट्स सी फर्स्ट टॉपिक हमारे लिए क्या निकल के आता है आज। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक आज आता है अबाउट द आर्सेनिक एक्सपोजर। आर्सेनिक एक्सपोजर के बारे में बात की जा रही है। हम देखते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। आर्सेनिक बेसिकली ये आपका GS3 से लिंक हो रहा है। ये आपका GS3 से लिंक हो रहा है, ठीक है। GS3 एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, ये द हिंदू में न्यूज आई है, ठीक है। मैं इसको कंटेंट के रूप में यहां पे लिखा हूं। ओके, नाउ देखते हैं कि न्यूज क्या है। न्यूज है कि आर्सेनिक का जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है पानी में। अब देखिए गाइस, मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ दे देता हूं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। बैकग्राउंड में चल ये रहा है कि जैसे जैसे आर्सेनिक का लेवल इंक्रीज हो रहा है पानी में, वैसे वैसे ये फूड प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। क्यों? जैसे जैसे आर्सेनिक का लेवल इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो फूड क्रॉप्स हैं उनमें ये जाके इस्टेब्लिश होगा, इनमें जाके ये बैठ जाएगा। होगा क्या फिर, वो जो क्रॉप्स हैं, वो जो फूड है, वो ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करने के बाद क्या होगा कि उनमें भी जो आर्सेनिक लेवल है वो बढ़ जाएगा। बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी किए गए हैं लोगों के, और स्टडी ये कहती है कि ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक मिला है। ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, हम सब कुछ देखेंगे स्टेप आफ्टर स्टेप। फर्स्ट थिंग, आर्सेनिक के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। आर्सेनिक जो होता है ना, वो नेचुरली मिट्टी में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई जाके उसको डाल के आ रहा है, नहीं, ठीक है। नेचुरली मिट्टी में ही पाया जाता है। एंड मिनरल्स एंड इट देयरफॉर मे एंटर द एयर, वाटर एंड लैंड। मतलब कि एक बार अगर वो चीज़ मिट्टी में आ गई तो वो हवा में भी होगा, पानी में भी होगा और ज़मीन पर भी होगा। वो कैसे आता है? विंड की वजह से। जब हवा यहाँ वहाँ बहती है ना, वो हवा इन सब जगहों पर जाकर, इन सब रीजन्स पर जाकर वो सेटल डाउन हो जाती हैं। और क्या होता है कि एंड मे गेट इनटू वाटर फ्रॉम रन ऑफ एंड लीचिंग। जो लीचिंग होता है, जो वाटर रन ऑफ होता है, उसकी वजह से भी जो आर्सेनिक का डिपोजिशन है वो बढ़ जाता है। नाउ अनदर रीजन, एक और रीजन है जिसके तहत जो आर्सेनिक है वो इंक्रीज होता है। वो क्या है? दैट इज वोल्केनिक एरप्शंस। जो वोल्केनिक एरप्शंस हैं विच आर अनदर सोर्स ऑफ आर्सेनिक। मतलब कि पहला क्या है? सॉइल, दूसरा है वोल्केनिक एरप्शंस। अब यहां से एक टॉपिक उठ के आता है विच इज, डू वी फाइंड आर्सेनिक इन वोल्केनिक एरप्शंस? अब जिसने ये पढ़ा होगा उसे पता होगा कि यस, सो इट इज ट्रू। आर्सेनिक इज एसोसिएटेड, जो आर्सेनिक है इट इज एसोसिएटेड with ores containing metals such as copper and lead। जो कॉपर है और जो लेड है, CuNPb, इनमें आर्सेनिक जो है वो इसमें से एसोसिएट होता है, ठीक है। जो इनके जो ओर्स होते हैं ना, कॉपर के, लेड के, इनके ओर्स में आर्सेनिक भी पाया जाता है। तीन चीजें। फर्स्ट क्या था आपका? फर्स्ट है आपका इन सॉइल, दैट आर्सेनिक इज फाउंड इन सॉइल, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? कि इट इज फाउंड इन वोल्केनिक इरप्शंस एज वेल। तीसरा, कॉपर और लेड के ओर्स में भी आर्सेनिक पाया जाता है। तीन चीज। ओके, मैं बात करूं आर्सेनिक की। आर्सेनिक क्या है? दिस इज अ ओडोरलेस एंड टेस्टलेस मेटलॉइड। मतलब कि दिस शोज बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का भी ये फीचर शो करेगा और ये नॉन मेटल्स का भी फीचर शो करेगा।
और ये अर्थ के क्रस्ट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, होता है ना, अर्थ की 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सो जो क्रस्ट है, जो ऊपरी वाला भाग है, उसमें ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों क्रस्ट? क्योंकि नेचुरली ये सॉइल में फाउंड होता है। ठीक है, नेचुरली ये सॉइल में पाया जाता है। नाउ इट इज नेचुरली प्रेजेंट एट हाई लेवल इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ का जो क्रस्ट है वहां पे ये नेचुरली फाइंड होता है। ओके, एंड ग्राउंड वाटर ऑफ अ नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब कि ग्राउंड वाटर पे और अर्थ के क्रस्ट में ये पाया जाता है। इट इज अ हाईली टॉक्सिक इन इट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म। अगर इसका कोई इनऑर्गेनिक फॉर्म है तो उसमें ये हाई टॉक्सिसिटी को शो करता है। सो नेचुरल फॉर्म में ये टॉक्सिक नहीं है जितना ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में टॉक्सिक है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, इट इज प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म एंड सिल्वरी ग्रे मेटलॉइड। जो सिल्वरी ग्रे मेटलॉइड है ये इसमें प्रेजेंट होता है। और ये कॉमन फॉर्म की मैं बात करूं जो कि आसपास देखा जाता है, कॉमन इसका जो फॉर्म है, कॉमन फॉर्म इसका पाया जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर विथ शुगर। सो सल्फर प्लस शुगर विल फॉर्म योर आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक, और इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन फॉर्म। ठीक है, मैं अगर बात करूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की, सो WHO ने प्रोविजन दिया है, प्रोविजन गाइड दिया है दैट वैल्यू ऑफ 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर इतना अलाउड है। ठीक है, इतना अलाउड है आर्सेनिक लेवल किसी भी वाटर बॉडी में। अगर इससे ज्यादा होता है तो ये डेंजरस बात है। नाउ 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर, अगर मैं इंडिया की बात करूं सो द इंडियन लिमिट इज 50 माइक्रोग्राम्स पर लीटर, इतना है। सो देखिए कहाँ 10 कहाँ 50। सो ये जो 40 का डिफरेंस है ना, दिस शोज द लेवल ऑफ आर्सेनिक इन इंडियन रीजन। ठीक है, सो ये यहाँ पे पूरी बात की गई है कि कैसे कैसे आर्सेनिक फैलता है। ओके, सो हम लोग कहानी में ना जाकर हम लोग अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं कि आर्सेनिक होता क्या है, आर्सेनिक कहाँ कहाँ पाया जाता है, और आर्सेनिक का जो लेवल है एज पर WHO वो एडवाइजेबल लेवल क्या है, और जो इंडिया का लेवल है वो इंडिया क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट से पहले टेक अ स्क्रीनशॉट। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, ट्रैकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन द भोपाल वे। देखते हैं क्या है ये। सो ट्रैकिंग SDG प्रोग्रेस इन द भोपाल वे, ये न्यूज़ है। अब देखते हैं कि इसमें कंटेंट निकल के क्या आता है। ये तो आपकी न्यूज़ हो गई ना। अच्छा, ये जो न्यूज़ है ये आपकी GS3 से लिंक है। GS3 में एक टॉपिक है विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो ये SDG से लिंक है। देखते हैं टॉपिक का कंटेंट क्या है। कंटेंट है SDG विच इज अनाउंसमेंट इन 2012, जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो दे जनेरियो में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? SDG का ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अ सेट ऑफ यूनिवर्सल गोल्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। मतलब कि वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है कोई भी देश, सो उनके लिए 30 SDG हम लेकर आएंगे, 30 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेकर आएंगे, जो कि अनाउंस किया गया 2012 में बाय द UN कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रियो दे जनेरियो। ओके, नाउ
अगर बात करूं इंडिया की, सो इंडिया का जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स अचीविंग द एसडीजी इन 2020, दैट इज डन बाय नीति आयोग, विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया आयोग, प्रेजेंटेड इंडियाज सेकेंड एट द यूएन्स। ठीक है, नाउ अगर बात करूं हम लोग इंडियन एसडीजी की, सो इंडियन एसडीजी जो है वो प्रेजेंट किया था नीति आयोग ने, नीति आयोग ने। ठीक है, और दिस इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, इसने ये चीज इंप्लीमेंट की थी और पब्लिश किया था इसको नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ एसडीजीज। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस रिपोर्ट की, सो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो एटलीस्ट 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में प्रिपेयर होता है एंड हैव अ विजन डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन एसडीजीज। ओके, एंड मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स, मतलब कि इनमें से बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज ने ये चीज इनिशिएट भी किया है टू लोकलाइज, मतलब कि लोकल लेवल पे एसडीजी को यूज करने के लिए। ठीक है, सो भोपाल से ये न्यूज आ रही थी कि जो भोपाल है, बेसिकली भोपाल में एसडीजी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो हमने वो टॉपिक का कंटेंट यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल के फॉर्म में शो किया है कि एसडीजी बेसिकली होता क्या है, एसडीजी को क्यों लेके आया गया, और अगर बात करूँ इंडिया की, सो इंडिया में जो एसडीजी है उसका क्या स्टेटस है अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भोपाल लोकलाइजेशन प्लान, टॉपिक सेम है। ठीक है, सो इस प्लान में क्या होता है कि कोलैबोरेशन बिटवीन भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड यूएन हैबिटेट। ठीक है, सो यूएन हैबिटेट और भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी एंड यूएन हैबिटेट विल वर्क टुगेदर, ये दोनों साथ में काम करेंगे टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन भोपाल। ओके, आपसे ये चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या चीज ये पूछा जाएगा कि जो भोपाल है वो एक तरह से जो लोकलाइजेशन प्लान लेकर आ रहा है, सो क्या ये अकेले लेकर आ रहा है? नहीं, ये लेकर आ रहा है यूएन हैबिटेट के साथ में। ठीक है, यहाँ पे 23 लोकल स्टेक होल्डर्स भी हैं। अगर बात करूं, सो यूएन के साथ साथ यहाँ पे 23 स्टेक होल्डर्स भी हैं, मतलब कि यहाँ पे 23 अलग अलग यहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करूं मैपिंग ऑफ डेवलपमेंट की, सो ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला पीपल, दूसरा प्लैनेट और तीसरा प्रॉस्पेरिटी। मतलब कि ये जो 3 सेक्शंस हैं, ये जो 3 पिलर्स हैं, इस पर ये जो लोकलाइजेशन प्लान है वो डिपेंड कर रहा है, वो यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके टॉप प्रायोरिटी की, सो जो लोकलाइजेशन प्लान है भोपाल का, उसमें कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा और इसको रखा जाएगा अपनी टॉप प्रायोरिटी में। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, सो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए इसको एक तरह से टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है। नाउ अगर बात करूं भोपाल की, सो भोपाल हैज शोन इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूज़ में कि जो भोपाल जगह है वहाँ पे बहुत अच्छा, वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो इनिशिएट किया जा रहा है। मतलब कि जो वेट वेस्ट है और जो ड्राई वेस्ट है उनको अलग अलग करना, उनको फिर सेग्रीगेट करने के बाद उनको एक तरह से प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद उसको फिर प्रॉपर डिस्पोज करना। सो इस चीज़ के लिए भोपाल बहुत ही इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड ओपन स्पेसेस, ठीक है, इनमें भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
अगर बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, पहले आप लोग टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2000 के नोट दोबारा आ गए 2000 के नोट दोबारा हमारे सामने न्यूज़ में आ गए हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, तो नोटबंदी नहीं हो रही है, पहली बात तो बता दूं। ठीक है, वेरी क्लियर। ठीक है, नोट बैन नहीं हो रहा है। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि जो 2000 के नोट हैं वो वापस हमें बैंक में जाके जमा करवाने हैं। न्यूज़ ये आ रही है। ठीक है, मैंने बहुत लोगों के सुना है ये मुंह से कहते हुए कि नोट बैन नहीं हो रहा, नोट वैसा ही है, हमें बस जाके नोट को सबमिट करना है बैंक्स में। ठीक है, देखते हैं कि न्यूज़ क्या आ रही है। न्यूज़ ये आ रही है कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू पुल आउट 2000 रुपी नोट्स फ्रॉम एक्टिव सर्कुलेशन, मतलब कि इसका जो सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा, और जितने भी नोट्स सर्कुलेट हुए हैं ऑलरेडी उनको बैंक वापस उसको मंगवा रहा है, उसको एज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट मंगवा रहा है। ओके, नाउ अगर बात करूं विड्रॉवल ऑफ ₹2000 की, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ये इंट्रोड्यूस आपका हुआ था नवंबर 2016 में, और ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था? एज पर सेक्शन 24(1) ऑफ 1934 एज पर सेक्शन 24(1) यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था कि द आरबीआई कैन इशू नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन, ये बात कही गई है इन 1934 एज पर आर्टिकल 24 सब क्लॉज 1। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो कंट्री है वो आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, आफ्टर नोटबंदी, क्या क्या हम लोग पॉसिबल वेज में नोट को लेकर आ सकते हैं। एक फर्स्ट इसका जो डिनोमिनेशन था वो था ₹2000। नाउ अगर बात करूं कि स्टॉप्ड प्रिंटिंग इन 2018 एंड 19, और इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया विड्रॉ करने का 2000 के नोट का, वो आया था आपका 19/5/2023 को। ठीक है, नाउ हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लीन नोट पॉलिसी की। व्हाट इज क्लीन नोट पॉलिसी? ठीक है, बेसिकली ये एक तरह की ऐसी पॉलिसी होती है जो आरबीआई लाया था आपका 1999 में। ठीक है, क्लीन नोट पॉलिसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्लीन नोट पॉलिसी, आप लोग को पता होना चाहिए। पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ करेंसी एंड टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का कॉइन्स और नोट प्रोवाइड करना इज कॉल्ड क्लीन नोट पॉलिसी। और इसमें क्या होगा कि जितने भी नोट्स हैं जो कि नोट्स फटे हुए हैं, उन टॉन्ड नोट्स को एक तरह से ये एक्सचेंज करने की बात करता है। ठीक है, फ्रॉम इट्स सर्कुलेशन। और जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने डिसाइड किया है टू विड्रॉ ₹2000 नोट एज इट मेट्स विथ इट्स ऑब्जेक्टिव। एज पर द क्लीन नोट पॉलिसी, इट इज एक्चुअली टेलिंग अस कि जो भी हमने नोट सर्कुलेट किए हैं उनको प्लीज वापस से हमारे पास ले आओ। ओके, अच्छा, इसकी टाइम लिमिट भी दी हुई है। जिस किसी के पास 2000 के नोट हैं वो प्लीज उसको 23 मई 2023 से पहले जाकर उसको, जो 23 मई 2023 है उससे लेकर 30 सितंबर 2023, 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक का आप लोग के पास टाइम है। इस टाइम फ्रेम के बीच में आप लोग 2000 का नोट जाके जमा करवा सकते हैं अपने नज़दीकी बैंक्स के शाखाओं में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। टाइम लिमिट भी हम देख ली।
कि 23 मई से 30 सितंबर। नाउ अगर मैक्सिमम अमाउंट की बात करूं, दैट कैन बी एक्सचेंज्ड ₹20,000 पर डे। मतलब अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है सो उसको आप लोग ब्रेक कर करके जाके जमा कर सकते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम कितना है 20,000 पर डे आप लोग जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप लोग सबमिट करवाते हैं सो क्या बताऊँ, छोड़ो। ठीक है, सो 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे सबमिट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर मैं अर्ली इंस्टेंसेस की बात करूं तो 2014 में भी ऐसा एक सिस्टम आया था जहां पे कि ऑल बैंक नोट्स इशूड प्रायर टू 2005 RBI has announced that these notes will continue to be legal tender. Legal tender status of ₹2,000 note after 30th सितंबर विल रिमेन अननोन। अभी तक ये न्यूज़ नहीं आई है कि 30 सितंबर के बाद क्या जो ये 2000 के नोट्स हैं ये लीगल टेंडर रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो अभी तक इस पे न्यूज़ कुछ भी नहीं आई है। अभी तक इंफॉर्मेशन यही आई है कि जो 2000 के नोट हैं हमें उनको जाके अपने नियरेस्ट बैंक्स में सबमिट करना है। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023। इसके पहले पहले और 23 3 मई के बाद, ठीक है, 23 मई के बाद और 30 सितंबर से पहले पहले ये नोट हमें जमा करवाने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पर डे का जो इसका लिमिट है वो है 20,000 रुपीज़, सॉरी 20,000 रुपीज़ पर डे। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होगा सो इनकम टैक्स आपके पास आ सकती है, बी वेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉपिक। सो ये टॉपिक था। नाउ नेक्स्ट कंटेंट। अच्छा हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम सॉरी, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अच्छा, अगर आजकल आप लोग अगर एटीएम में जाके पैसे निकालते होंगे ना तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे 2000 के नोट तो वैसे ही नहीं आ रहे अब, है ना। सो बाई चांस अगर वो किसी के पास है 2000 के नोट, सो प्लीज़ उसको 30 सितंबर से पहले पहले आप लोग जमा करवा दें। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज वंस अगेन बैक टू इट्स फुल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस। ठीक है, सो अगर बात करूं इस न्यूज़ की, सो ये न्यूज़ आपकी लिंक हो रही है GS टू इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यहाँ पे है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात हो रही है। सो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, सो एज पर आर्टिकल 124(2) every judge of the honorable supreme court shall be appointed by the president। जो 124 आर्टिकल है, सो हर एक जज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वो अपॉइंट कैसे होगा? बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज वारंट एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच ऑफ द जजेस। मतलब कि जो बाकी के जो जजेस हैं उनके कंसल्टेशन के बाद जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, अंडर ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील of the Supreme Court and of the High Courts in the state, ठीक है, as per the President may deem necessary for that purpose and shall hold office until he attains the age of 65 years। So 65 years judges की एज होती है रिटायर होने की इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, provided that in the case of appointment of a judge other than the
ऑनरेबल चीफ जस्टिस, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड, मतलब कि एज पर आर्टिकल 124 जो जज हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट करते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे? सो द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल फर्स्ट कंसल्ट, वो कंसल्ट करते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस से, ठीक है, पहली चीज, और उस स्टेट के हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस से, दूसरी चीज। तीसरी चीज, इसके बाद जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनसे भी कंसल्टेशन करते हैं, फिर जाके जो जज हैं वो अपॉइंट होते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ लिखा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है एज पर आर्टिकल 124(2). दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पे एक सिस्टम होता है कॉलेजियम का, ठीक है। सो कॉलेजियम विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल नेम्स, ओके। कॉलेजियम यहाँ पे बहुत सारे नाम लेकर आएगा, फिर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, गवर्नमेंट विल गो थ्रू द लिस्ट एंड विल मेक अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल देन अपॉइंट द नेम्स रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट। सो ये 3 लेवल्स होते हैं जिससे कि कोई भी जज अपॉइंट होते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ रहा है विच इज लिंक्ड विथ योर GS3 इकोनॉमी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स रूल्स। ये हमारा न्यूज़ है, आज का। सो हमारा जो न्यूज़ है इसमें देखते हैं कि इसमें कंटेंट क्या मेन आता है। सो इसमें कंटेंट आ गया आपका SEBI और दूसरा AIF। उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज AIF, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स विच इज AIF, ये क्या है? ये बेसिकली स्पेशल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, मतलब कि बहुत सारे फंड्स होंगे, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे फंड्स हैं, उनमें पूल करने के बाद एक आपका AIF बनेगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। नाउ एग्रीगेटेड फंड्स गैदर्ड फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स एंड क्रिएटेड एज अ जायंट पोर्टफोलियो। सो ये जो पूल होके इन्वेस्टमेंट्स आएगी, दिस AIF विल एक्ट एज अ जायंट पोर्टफोलियो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो सिद्ध होगा, ठीक है। नाउ फंड्स पूल्ड अंडर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स आर इन्वेस्टेड इन हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट टाइप्स। सो जो AIF है, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हो रहे हैं ना, दीज आर योर हेज फंड्स, दीज आर योर प्राइवेट इक्विटीज, दीज आर योर वेंचर कैपिटल्स, ठीक है। सो इन सब चीजों में ये फंड्स आपके इंक्लूड होते हैं। और मैं अगर बात करूं कि जो आपका जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि आपके स्टॉक्स हो गए, ठीक है, स्टॉक्स हो गए, फिर आपके बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, फिर आपके कोई भी कैश हो गए, ठीक है। सो इन सब चीज़ों में ये फॉल नहीं करता। कहने का मतलब कि जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है वो कैश, स्टॉक, बॉन्ड्स, इन सब में ये नहीं आता। ये आता किस में है? ये आता है आपका हेज फंड में, या फिर कोई भी इक्विटी में, या फिर कोई भी वेंचर कैपिटल में, ठीक है। नाउ AIF जो है नीड टू अधेयर द SEBI ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012। क्वेश्चन, जो AIF का रूल और रेगुलेशन है, क्या अभी के हिसाब से क्या वो एज पर SEBI रेगुलेशन 2012 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा?
सो फिलहाल तो नहीं कर रहा, बट AIF नीड्स टू adhere to the SEBI regulations of 2012. ओके, इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है अबाउट AIF? AIF में क्या क्या पोर्टफोलियोज होते हैं? यहाँ पे आपका हेज फंड आता है, वेंचर कैपिटल आता है। यहाँ पे क्या नहीं आता? कैश नहीं आता, स्टॉक्स नहीं आता, बॉन्ड्स नहीं आते। ठीक है, ये सब यहाँ पे नहीं आते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करो कैटेगरीज ऑफ AIF। यहाँ पे 3 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। सो जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करूं, सो इसमें सारे जितने भी छोटे और मीडियम साइज के, जितने भी छोटे और मीडियम साइज के एंटरप्राइजेज हैं, जितने भी SMEs हैं यहाँ पे, ठीक है, विच आर योर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ पे ये हो गए, प्लस आपके स्टार्टअप्स हो गए, जितने भी बड़े बड़े आपके स्टार्टअप्स हैं वो हो गए। ठीक है, और जितने भी आपके वैल्यूएबल कॉरपोरेशंस हैं, वैल्यूएबल कॉरपोरेशंस हैं वो यहाँ पे आ गए, प्लस आपका वेंचर कैपिटल आ गया, आपका एंजल फंड्स आ गया इसमें। ठीक है, सो ये सब इसमें इंक्लूड होता है। ओके, these comes under your small medium enterprises, so this comes under your SMEs. now अगर मैं कैटेगरी 2 की बात करूं, so सेकंड में क्या होता है? सेकंड में होता है कि AIF invested in equity and debt securities. so कैटेगरी 2 में क्या आता है? equity and debt security. it also includes the funds that are not covered under category 1 and 3. मतलब कि 1 और 3 में जो भी कवर नहीं हो रहा है वो सब 2 में कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी 1, 3 में कवर नहीं हो रहा है वो सब 2 में कवर हो जाएगा। जैसे कि डेट फंड्स हो गए, फंड्स हो गए एंड फंड्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी हो गए। ठीक है, नाउ अगर कैटेगरी 3 की बात की जाए, सो 3 में क्या आता है? 3 में है आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स आर इंगेज्ड इन कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग। ये कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स में भी होता है। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे वक्त के लिए ये यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। और अगर मैं फंड्स की बात करूं, सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी एंड हेज फंड में भी इसका रोल है। सो 3 में क्या क्या आ गया आपका? 3 में आ गया आपका सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग, जैसे कि अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स। ओके, दूसरा आ गया आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड एंड हेज फंड्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए AIF में, सो इसका फर्स्ट रीजन ये है कि हायर रिटर्न्स, जो इसका ROI है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है देन कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स। लो वोलेटिलिटी, मतलब कि AIF जो हैं वो डायरेक्टली स्टॉक से रिलेटेड नहीं होते हैं। मैंने पढ़ाया था अभी भी आपको कि जो AIF है वो कैश, स्टॉक्स और बॉन्ड में डील नहीं करता। वो डील किस में करता है? हेज फंड्स में और वेंचर कैपिटल्स में और आपके प्राइवेट इक्विटीज में। ओके, सो सिंस दिस इज नॉट बीइंग इन्वेस्टेड इन द स्टॉक्स, सो इस रीजन की वजह से ये लो वॉल्टाइल हो जाता है। ठीक है, दिस इज लो वॉल्टाइल एंड इट हैज हाई रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिस विल कम अंडर योर GS3 डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो NRP का विजन है विच इज नेशनल रेल प्लान। सो न्यूज आ रही है, रेलवेज टू रन 380 ट्रेन्स टू डील विथ हॉलीडे रश। अब ये तो न्यूज आ गई,
ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें कंटेंट क्या है हमारे लिए। सो हमारे लिए कंटेंट है कि विजन ऑफ नेशनल रेल प्लान, ये क्या विजन, हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं दी हुई है, ठीक है, बट इसमें कंटेंट मैं आपके लेकर आ रहा हूँ कि इससे लिंक्ड न्यूज़ क्या क्या हो सकती है, क्या क्या इससे टॉपिक क्या क्या ड्राइव हो रहे हैं। ठीक है, सो टू डेवलप कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहांस रेल फ्राइट कॉरिडोर्स एंड शेयर अहेड ऑफ डिमांड, मतलब कि जो नेशनल रेल प्लान है इसमें क्या क्या आएगा, इसका जो विजन है वो क्या है। पहला है टू डेवलप द कैपेसिटी, मतलब कि जो अभी कन्वेंशनल जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करके और आगे लेके आना। ठीक है, टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर रेल फ्राइट कॉरिडोर्स, मतलब कि जो रेल कॉरिडोर्स होते हैं, जो रेल कॉरिडोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, जहां से कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक जगह से दूसरे जगह जब वो ट्रैवल होता है, मतलब कि कोई लोकेशन 1 है और कोई लोकेशन 2 है। ठीक है, अगर इस लोकेशन से इस लोकेशन में कोई रेल अगर जा रही है, ठीक है, और उसमें गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सो जो ये जो है ना कॉरिडोर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्राइट कॉरिडोर्स। वी कॉल इट एज फ्राइट कॉरिडोर्स। क्लियर? नाउ 2030 तक हमें ये चीज करनी है, और हमें जो इसको एक्सपैंड करने की डिमांड आ रही है, जो बढ़ाने की डिमांड आ रही है, वो आ रही है अप टू 2050। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेशनल रेल प्लान की ऑब्जेक्टिव्स की, क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये तो इसका विजन हो गया कि इसकी क्या क्या इसके मतलब एक तरह से गोल है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है इसका टू प्रोवाइड एन ओवरऑल लॉन्ग टर्म रेल डेवलपमेंट प्लान, मतलब कि जो रेल डेवलपमेंट प्लान है उसको लेकर आना, और पैसेंजर एंड फ्राइट डिमांड फोरकास्ट ईयरली टिल 2030 एंड फॉर 10-year पीरियड फॉर 2041 एंड 51, मतलब कि 2030 तक जो पैसेंजर कॉरिडोर्स हैं जहां पे कि पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, और जो फ्राइट कॉरिडोर है मतलब कि जहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल करते हैं, उन दोनों को इंक्रीज करना है टिल द ईयर 2030, और उसके बाद 10 साल के लिए उससे बाद और भी ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करना है, उसको इंक्रीज करना है। मतलब 2030 तक तो इसको इंक्रीज करना ही है, प्लस 2041 के बाद से भी इसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है एज पर NRP, विच इज नेशनल रेल प्लान। नाउ अगर नेक्स्ट की बात करूं, सो असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर मॉडल शेयर ऑफ रेलवेज। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू असेस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मॉडल ऑफ शेयर ऑफ रेलवेज। नेक्स्ट की बात करूं, सो इट विल स्टडी, मतलब कि ये पढ़ने की कोशिश करेगा द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, मतलब कि रेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहाँ कहाँ खामियां हैं, उनको ये एक तरह से पॉइंट आउट करके ठीक करने की कोशिश करेगा। ओके, नाउ फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, मतलब कि कल को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है वो क्या होने वाला है, उस पर भी ये ऑब्जेक्टिव रख रहा है अपना, जैसे कि फिक्स्ड एंड रोलिंग स्टॉक्स। ठीक है, कंसिडरिंग द डिमांड फोरकास्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द कंजेस्टेड नेटवर्क, मतलब कि कहीं पे भी अगर कोई भी नेटवर्क है, ठीक है, उसको ठीक कैसे किया जाए, उसको और ग्रो कैसे किया जाए रेल सिस्टम को, ये सब यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे अगर बात करूं, सो इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंस चाहिए होगा, जाहिर सी बात है। सो ये जो NRP है इसका एक ऑब्जेक्टिव है टू असेस द फाइनेंसिंग फॉर द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स। जो भी स्ट्रैटेजीज डेवलप की गई हैं उन सब स्ट्रैटेजीज के लिए कैसे कैसे फंड्स का रोल आउट होना चाहिए और कैसे कैसे वो फंड्स परफॉर्म करने चाहिए, उसके बारे में भी नेशनल रेल प्लान में लिखा गया है। ओके, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विजन ऑफ 2024, मतलब कि जो नेशनल रेल प्लान है इसका 2024 का क्या विजन है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, वो पढ़ते हैं। सो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय दिसंबर 2030, मल्टी ट्रैकिंग कंजेस्टेड रूट्स, अपग्रेड ऑफ स्पीड इन दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली हावड़ा रूट्स, मतलब कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए हम पहले तो, कब तक? 2030 तक। ठीक है, ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है 2024 के विजन प्लान में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट की बात करूं, सो मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पे आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है इन दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली हावड़ा रूट्स। आप लोग कभी अगर यहाँ पे ट्रैवल करेंगे ना, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना कंजेस्टेड सिस्टम है, मतलब कि जो रेल्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाती हैं स्पीड में। ठीक है, सो इसको ये चीज़ ट्रैक करने की कोशिश करेगा और इसको ये बेहतर करने की कोशिश करेगा ताकि जो रूट्स हैं इन रूट्स पर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेन ट्रैवल कर सके। नाउ अगर बात करूं अपग्रेडेशन की, सो ये अपग्रेड करेगा ऑफ स्पीड ऑन ऑल अदर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि जितने भी गोल्डन डायगोनल्स हैं और जितने भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स हैं इनमें भी ये एक तरह से अपग्रेड करने की बात कर रहा है ताकि उन रूट्स पे 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव को किया जा सके। और इट विल एलिमिनेट ऑल लेवल्स ऑफ क्रॉसिंग, मतलब कि जितने भी क्रॉसिंग्स होती है ना, जितने भी क्रॉसिंग्स होती है उन सबको ये हटाने की बात कर रहा है। कहाँ पे? सारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स और गोल्डन डायगोनल्स के बारे में। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे होगा कि क्रिटिकल रोल इन सपोर्टिंग इंडियाज एम्बिशियस प्रायोरिटीज, मतलब कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबली हम लोग कितना compete कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, हमें उसमें आगे आना है। दूसरा, जॉब ग्रोथ, इस नेशनल रेल प्लान की वजह से जॉब ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा आगे आएगी। अर्बन एंड रूरल लाइवलीहुड, जो अर्बन एंड रूरल लाइवलीहुड है वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, वो भी बहुत ज़्यादा इससे इंक्रीज होगा। एंड क्लीन एयर एंड इन्वायरमेंट, जब बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन की, सो जाहिर सी बात है वहां पे क्लीन एयर और क्लीन इन्वायरमेंट भी देखने को मिलेगा। कॉस्ट इफेक्टिव, क्लीन एंड ऑप्टिमाइज्ड विथ इंप्रूव्ड मोड शेयर एंड ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज, मतलब कि क्या क्या खामियां हैं ऑपरेशन बेसिस पर, मतलब कि यहाँ था ना, हाँ ये रहा, जैसे कि क्या क्या वहां पे कंजेशन है उसको पॉइंट आउट करना, उसको फिर ठीक करना। सो ये सारे इसके सिग्निफिकेंसेस हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है वाइल्ड गौर अटैक्स इन केरला। अब ये तो न्यूज आ गई है, अब ये न्यूज आपका एग्जाम में ये नहीं आएगा कि किसने अटैक किया केरला में अभी। ठीक है, सो कंटेंट ये आ सकता है कि वाइल्ड गौर है। सो वाइल्ड गौर क्या है, कौन सा एनिमल है, इसकी क्या पोजीशन है इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं वाइल्ड गौर के बारे में। सो वाइल्ड गौर क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन नेटिव टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ये पाया जाता है। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं तो इसको जो लोकल नाम दिया जाता है वो होता है मलयन गौर, मलयन गौर। ठीक है, इसको कहा जाता है सेलादंग, बर्मीज गौर, प्योंग, डोमेस्टिकेटेड फॉर्म को बोलते हैं गयाल और मिथुन। ठीक है, इन द डोमेस्टिकेटेड फॉर्म जिसको हम पालतू जानवर बोलते हैं, विच वी कैन कीप इट आवर होम। सो डोमेस्टिक फॉर्म में इसको कहते हैं हम लोग गयाल एंड मिथुन। ठीक है, अगर मैं इसके लिस्ट की बात करूं सो IUCN में इसका रेड लिस्ट है सिंस 1986। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, सो फॉरेस्ट एरियाज एंड हिल्स एंड ग्रासी एरियाज, मतलब कि जहाँ पे भी ग्रासलैंड्स हैं, पार्कलैंड्स हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऑफ
साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अगर इंडिया की बात करूं सो इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ पॉपुलेशन है ऑफ वाइल्ड गौर की। ठीक है, जहां पे कि वायनाड, नागरहोल, मुदुमलाई एंड बांदीपुर कॉम्प्लेक्स, सो इन 4 रीजन्स में ये पाया जाता है, क्या, वाइल्ड गौर। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो वाइल्ड गौर है ये लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स में से आता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है कि इट कम्स अंडर दी लिविंग लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स। अगर सर से पैर की बात करूं, हेड टू बॉडी की बात करूं, 8.2 to 10.8 फीट विथ अ 28 to 41 इंचेस लॉन्ग टेल। ठीक है, एंड इट्स हाइट टू शोल्डर, मतलब ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, बट यू शुड हैव अ मतलब यू शुड हैव अ मेमोरी, शायद माइंड सेट कि ये कितना बड़ा हो सकता है। एंड इट हैज 5.41 फीट टू 7.2 फीट लॉन्ग हाइट एट इट्स शोल्डर, और जो इसका एवरेज वेट है वो 650 से 1000 किलो तक भी हो सकता है। So this makes it one of the largest living land animals on earth, और basically it is diurnal। ठीक है, some places like it is nocturnal, it goes in herds led by an old adult female। most important, यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो झुंड है, झुंड को लीड कौन करता है वाइल्ड गॉर्स में, led by old adult female। ठीक है, and adult males may be solitary। ठीक है, मे बी सॉलिटरी। अगर मैं बात करूं काफ्स की, जो इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, 1 काफ और ओकेजनली 2 आफ्टर अ जेस्टेशन पीरियड ऑफ अबाउट 9 मंथ्स। इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, और ये लोग 1 काफ या 2 काफ देते हैं। ठीक है, और जो काफ होता है, काफ्स वीन्ड आफ्टर 7 to 12 मंथ्स। ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी occurs in the 2nd और 3rd ईयर, और जो इनका लाइफ स्पैन होता है, जो वाइल्ड गॉर्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, अप टू 30 ईयर्स। ठीक है, दिस इज अबाउट वाइल्ड गॉर्स कि वाइल्ड गॉर होते क्या हैं। आपको ये एग्जाम में नहीं आएगा कि कितना हाइट टू बॉडी रेशियो है, कितना, मतलब नंबर्स याद मत कीजिए, बट जस्ट हैव अ लुक कि मतलब कितना बड़ा ये एनिमल हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो कितना होता है। ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है IR से, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है G7 एंड G20। मैं अगर बात करूं G7 की, G7 का जो इनिशिएटिव है वो कब आया था, वो आपका आया था इन द ईयर 1975 में G7 आया था आपका, जिसमें कि 7 कंट्रीज हैं। ओके, और दिस रिप्रेजेंट्स द 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। और बात करूं G7 की, पहले G7 जो था ना गाइस, वो आपका G8 था। जो G7 था ना वो पहले G8 था। G8 वो G8 से G7 क्यों बना, क्योंकि रशिया ने जो क्राइमिया है, क्राइमिया एक पहले कंट्री हुआ करता था, उसको इसने एनेक्स कर लिया था, इसने इसको अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन द G8 was termed as G7। ओके, नाउ मैं अगर बात करूं ग्रुप ऑफ 7 की, इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, US, Canada, France, Germany, Italy, Japan and UK।
सो ये सारी कंट्रीज इसमें आती है। G7 का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कि कहीं पे ये पेपर वर्क में लिखा नहीं है कि हाँ G7 होना ही चाहिए। दैट इज वाई इट इज एन इलीगल, इट्स नॉट इलीगल, सॉरी, इट्स इनफॉर्मल ग्रुप, इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुप। G7 जो है दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है। और इस जो ये ग्रुप है विच इज एन इनफॉर्मल ग्रुप, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपके आते हैं G7 कंट्रीज विच आर योर US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, एंड जापान। सो ये सब इस कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज आपके G7 में आते हैं विच इज योर इनफॉर्मल ग्रुप। G7 का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कि कहीं पे ये चीज़ लिखा नहीं है ऑन पेपर वर्क। और परमानेंट सेक्रेटेरिएट, मतलब कि इसका कोई एक तरह से सेक्रेटेरिएट भी नहीं है। नो बाइंडिंग इम्पैक्ट, मतलब कि कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास होता है इनमें, सो उसको कोई फॉलो करे ना करे वो उनके ऊपर है, मतलब कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी कंट्री के ऊपर कि हाँ तुम्हें ये चीज़ फॉलो करनी ही करनी है। No binding impact on policy and all decisions and commitments made at G7 meetings. Clear? अगर बात करूं इवोल्यूशन की, सो इवोल्यूशन ऑफ G7 कैसे हुआ था? ये हुआ था रूट्स फ्रॉम द मीटिंग बिटवीन द करंट G7 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग कनाडा, ठीक है। सो कनाडा में क्या हुआ था कि कनाडा वाज लेटर इनवाइटेड इनटू द ग्रुप। जो G7 था उसमें बाद में इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन वाज आस्क्ड टू ज्वाइन द मीटिंग इन द ईयर 1977, ठीक है। रशिया वाज आल्सो इनवाइटेड टू ज्वाइन द ग्रुप इन 1998। सो ये इसका हल्का सा मतलब हिस्ट्री है कि G7 के रूट्स कहाँ से ड्रॉ होते हैं, ओके। अच्छा, पहले पहले जो कनाडा था उसको एक्सक्लूड क्यों किया था? क्योंकि देयर वाज अ इन द ईयर 1975 ड्यू टू ऑयल एम्बार्गो बाय ओपेक कंट्रीज, सो देयर वाज अ टेंशन ऑफ ऑयल इन द ओपेक कंट्रीज, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कंट्रीज। सो इनमें ये कंट्रीज में कुछ वहां पे बात हो रही थी, उस वजह से अभी कनाडा को वहां से एक्सक्लूड किया गया था। बट लेटर ऑन द कनाडा वाज एडेड इनटू दिस इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि दिस इज अ फॉर्मल ग्रुप, सो नहीं, दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रुप। दूसरी चीज दैट G7 हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस, कहीं पे ऐसा कोई पेपर वर्क नहीं है, सो इट हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस। तीसरी चीज, सिंस इट हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब कि इसके पास अगर कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स इट्स पॉलिसीज and its frameworks are not binding to any country। कहने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर डिसीजन कोई भी कंट्री G7 का लेता है, सो वो और कंट्रीज पे बाइंडिंग नहीं होगा, ओके। दैट मीन्स ईच कंट्री हैव देयर ओन कॉल, हर एक कंट्री का अपना अपना एक कॉल है, वो उसको फॉलो करे या ना करे, वो बेसिकली बाइंडिंग नहीं होता किसी कंट्री के ऊपर, ठीक है। चौथी चीज, जो G7 है इसके रूट्स कहाँ कहाँ हैं, मतलब कहाँ से ये आया वो पता होना चाहिए। G7 में कितने मेंबर्स हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं विच यू शुड नो अबाउट G7। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट G20। सो G20 की बात करूं उससे पहले लेट्स लुक ऑन दी G7। सो G7 जो है, सो प्रेसिडेंसी ऑफ G7 मीटिंग्स हेल्ड बाय ईच ऑफ द 7 कंट्रीज इन टर्न, मतलब कि हर साल जो कंट्रीज हैं वो एक एक मेंबरशिप अपनी, जो भी मेंबर कंट्रीज है ना, मेंबर कंट्रीज जो भी हैं G7 में, उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो हर साल चेंज होती है, ठीक है। मतलब कि अगर आज फॉर एग्जांपल जापान बना प्रेसिडेंट, सो कल को US बन सकता है, उसके बाद कनाडा बन सकता है, उसके बाद जर्मनी बन सकता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो अगर बात करूं 2023 की, 2023 की, सो अभी जो है वो जापान इसकी
प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है फॉर द ईयर 2023। अगर बात करूं इसके गेस्ट्स की, सो इंडिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका आर दी इनवाइटेड टू अटेंड द G7 समिट एज अ पार्टिसिपेटिंग गेस्ट्स। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे भारत को भी इसमें एज अ गेस्ट इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि वी आर वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, वी हैव आवर ओन कॉल, और हमारे पॉलिसीज वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी रीजन की वजह से हमें भी इसमें शामिल किया गया और ये बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, सो अगर बात करूं एजेंडा की, सो बेसिक एजेंडा क्या होता है G7 का? एजेंडा होता है कि टू डिस्कस शेयर्ड वैल्यूज एंड कंसर्न्स। ठीक है, जितने भी ग्रोइंग टॉपिक्स हैं, जो भी हॉट टॉपिक्स हैं, मतलब कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ठीक है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग, सो इन सब टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे वार्तालाप होती है। ठीक है, इनिशियली फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक पॉलिसी है इस पे ये अभी फिलहाल के लिए फोकस कर रहा है G7। और G7 का जो मैंडेट है वो इंक्रीज हो रहा है एंड इट विल इंक्लूड द फॉरेन पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी एज वेल। मतलब कि इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ साथ ये हर एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी को भी इंक्लूड करने की बात कर रहा है। अगर देखा जाए रिसेंट ईयर्स में, सो काउंटर टेररिज्म, डेवलपमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, ह्यूमन टू ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज, सो इन सब टॉपिक्स पे अभी बेसिकली बात चल रही है। मतलब वही हो गया कि जो भी हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं उन पे बात हो रही है, और ये सारे अभी हॉट टॉपिक्स हैं, मतलब कि सब अभी न्यूज़ में देखे गए हैं बहुत ज़्यादा। फर्स्ट है योर काउंटर टेररिज्म, कैसे हम टेररिज्म को रोक सकते हैं। पहली चीज, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इन UN। टेररिज्म का मतलब क्या है वो सबको पता है, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, सो हमने देखा कि G7 जो है वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी काम करने की कोशिश कर रहा है। वो डेवलपमेंट कर रहा है इन एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन टू ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज। सो G7 के बारे में बात करूं, सो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू G20। G20 जो है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? सो G20 में आपकी ये सारी कंट्रीज आती हैं, जितनी देखें ना लोग यहाँ पे, ये सब कंट्रीज प्लस ये सब कंट्रीज आती हैं आपकी G20 में। अगर G8 की बात करूं, सो इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये आती है आपकी G8 में ये कंट्रीज। ठीक है, अगर G7 की बात करूं, सो आप रशिया को यहां से रिमूव कर दीजिए, फिर आपका बन जाता है ये विच इज योर G7। इजी, ओके। एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 में कौन कौन सी है कंट्रीज, G7 में कौन कौन सी कंट्रीज है। इज इंडिया अ पार्ट ऑफ G7? नो, इट इज नॉट। इज इंडिया अ पार्ट ऑफ G20? सो यस, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20। और हमें पता है कि G20 की जो प्रेसिडेंटशिप है 2023 के लिए अभी इंडिया के पास है, अभी वो हमारे पास है। ठीक है, सो तीन चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अबाउट G20, अबाउट G8 एंड अबाउट G7। एग्जाम में आ सकता है कि विच कंट्री इज इन विच ग्रुप, या फिर सिंपली मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि G7 के आगे लिखा रहेगा ये कंट्री है, G8 पे लिखा रहेगा ये कंट्री है। सो यू हैव टू मैच एज पर दैट। सो वी शुड नो कि कौन कौन सी ग्रुपिंग में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट G7 एंड G20। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दिस वाज कंटेंट अबाउट योर होल सेशन। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग द हिंदू में जो कहानियां हैं हम उसमें ना जाकर हम लोग कहानी से जो कंटेंट है हम लोग वो लेकर आपके सामने आए। ठीक है, सो कीप ऑन रिवाइजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक योर सब्जेक्ट वाइज नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हम लोग कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग एंड
जय हिंद।